नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रीलिम्स पार यूट्यूब चैनल पर। आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं यूपीएससी, एमपीपीएससी लेवल की ज्योग्राफी और उसमें भी हमने अपना क्लाइमेटोलॉजी स्टार्ट कर दिया है। और क्लाइमेटोलॉजी में अभी हम पढ़ रहे हैं क्या? वायुमंडल। और वायुमंडल में भी हमने उसकी लेयर्स जो हैं उनको लगभग कंप्लीट कर लिया है। आज हमारी जो लास्ट लेयर बची है वो कौन सी है? वो है हमारी एक्सोस्फेयर, है ना। हमने अभी तक ट्रोपोस्फेयर के बारे में जानकारी प्राप्त कर ली है, स्ट्रेटोस्फेयर के बारे में जानकारी प्राप्त कर ली है, मीसोस्फेयर के बारे में पता कर लिया है। और फिर एक जो आइनोस्फेयर था, जिसको आपने देखा होगा बहुत ही डिटेल में, मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से, वो वीडियो तो हल्का सा लंबा हो गया है, लेकिन अगर यदि आप उसको बहुत अच्छे से देखेंगे ना, तो सारी चीज़ें कनेक्ट होकर आपको इतने अच्छे से समझ में आएगी कि आप कभी भूलोगे नहीं उसको, है ना। जब भी दिमाग में आइनोस्फियर आएगा, आप एकदम क्रिस्टल क्लियर रहोगे उसको लेकर। फिर आज हमें पढ़ना है एक्सोस्फेयर, ठीक है ना। तो वैसे भी ये काफ़ी ऊंचाई पर है ये लेयर, तो उतनी ज़्यादा जानकारी तो इसकी प्राप्त नहीं होती है। फिर भी जितनी जानकारी हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव पर ज़रूरी है, वो हम देख लेते हैं कि जो हमारा बहिर्मंडल है, एक्सोस्फियर है, वो क्या अपनी विशेषताएँ धारण करता है। वैसे तो उसके नाम से ही समझ में आ रहा है बहिर्मंडल, मतलब कि एक प्रकार से काफ़ी अधिक ऊँचाई पर बाहर है जो, है ना? जो कि बाहर है, तो बहिर्मंडल या एक्सोस्फियर। अगर यदि मैं इसकी ऊँचाई की बात करूँ आपसे, देखिए इसकी ऊँचाई अभी तक हमने कहाँ तक पढ़ लिया था? आइनोस्फीयर तक पढ़ लिया था, तो लगभग उसकी ऊँचाई कितनी थी? 640 कुछ किलोमीटर थी। और पूरी जो हमने वायुमंडल देखी, उसकी जो लेयर्स देखी है ना? स्पेस तक, वो उसकी हाइट कितनी बताई थी मैंने? अप्रॉक्सिमेटली 10,000 किलोमीटर। तो इसकी ऊँचाई जो है वो 640 किलोमीटर से लगभग 10,000 किलोमीटर तक इसकी जो ऊँचाई है वो होती है, इसकी एक्सोस्फेयर की। क्लियर है? अब जब हम यहाँ पहुँच जाते हैं, तो ये जो परत है यहाँ पर, देखिएगा मैं इसको पॉइंट से डिनोट कर देता हूँ सारी चीज़ें। यहाँ पर ना हल्की गैसों की प्रधानता है। अगर यदि मैं इसकी विशेषताओं की बात करूँ, तो यहाँ हल्की गैसों की प्रधानता पाई जाती है। पहली चीज़ ये समझ में आ गया। यहाँ पर हल्की गैसेस प्राप्त होती है, क्योंकि अब हम काफ़ी ऊँचाई वाले मंडल पर है। भारी गैसें तो हमने देख ही ली थी, क्षोभ मंडल में थी, है ना? इसी के साथ नेक्स्ट यहाँ पर जो नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, आपका हाइड्रोजन है, हीलियम है, ये जो सारी गैसेज़ हैं, हमने देखा था ये क्या थी? एक प्रकार से भारी गैसेज़ थी, लेकिन यहाँ पर इस बहिर्मंडल पर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, हीलियम, ये सभी, इन सभी गैसों की, इन गैस ये गैसें ये गैसें आणविक रूप में आणविक रूप में पाई जाती हैं। अगर यदि इन गैसों के साथ में आणविक वर्ड लिखा है, तो आपको तुरंत क्लिक होना चाहिए, ये बहिर्मंडल की बात हो रही है। आया समझ में? बहुत ज़्यादा नहीं है एक्सोस्फियर में, बहुत ही लिमिटेड जानकारी है, 3 से 4 फैक्ट हैं, है ना? उसको हमें बस समझ लेना है। इसके आज का वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा भी नहीं, क्योंकि लास्ट वीडियो काफ़ी बड़ा हो गया था। तो मैं सोच रहा हूँ कि मैक्सिमम हम 30 मिनट का वीडियो रखेंगे, है ना? क्योंकि पहली चीज़ तो ये रील नहीं है ना? रील्स नहीं चल रही है कि हमें बहुत जल्दी सारी चीज़ें समझ में आ जाएँ, या बहुत सारी चीज़ें हम कम समय में कर लें, है ना? तो ऐसा नहीं करना हमें, प्रॉपर स्टडी चल रही है हमारी, पूरा कोर्स है ना? अभी ज्योग्राफी चल रहा है, इसके बाद हम पॉलिटी को कवर करेंगे। तो इसीलिए बहुत ही धैर्य, क्योंकि ये जो एग्ज़ाम है ना, यूपीएससी, एमपीपीएससी का जो एग्ज़ाम होता है, ये आपको धैर्यवान व्यक्ति भी बनाता है। तो वो कहाँ से आता है धैर्य? कहीं अलग जगह से नहीं आ जाता है उधर, यहीं से आता है कि अगर यदि कोई वीडियो अगर यदि बड़ी है, तो उसको मेरे अंदर इतना धैर्य होना चाहिए कि मुझे इससे कुछ मिलेगा ही, है ना? टाइम वेस्ट नहीं हो रहा है, वो आपका प्रॉपर टाइम यूज़ होगा, कहीं भी बीच में किसी भी प्रकार की ना कोई बकवास होती है, और ना ही कोई अननेसेसरी हम कोई बातें करते हैं जिससे आपका टाइम खराब हो, है ना? हम पूरी कोशिश करते हैं कि जितने भी मिनट
की वीडियो है, उन सभी मिनटों में आपको आपकी जो ज़रूरत है, उसके अकॉर्डिंग चीज़ें मिल जाएँ, है ना? साथ ही साथ ये बात यहाँ तक हो गई कि ये आणविक परतों के रूप में आणविक परत लिख लीजिए, आणविक परतों के रूप में पाई जाती है। इसके साथ में जैसे कि वही बताया था, मैंने आपसे बताया था ना, डीडीआई, डीडीआई, ये तो आप समझ गए होंगे आप क्या होता है डीडीआई। डिक्रीज, इंक्रीज, डिक्रीज, इंक्रीज और लास्ट वाला क्या है? इंक्रीज। तो सीधी सी बात है, इस मंडल में इस मंडल में ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ क्या होगा? ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान में क्या होती है? वृद्धि होती है ना? वृद्धि होती है। मैं उम्मीद करता हूँ ये सारी चीजें आपको समझ में आ रही हैं। इसी के अलावा यहाँ तापमान में एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ ध्यान देना ना, ये कई जगह पूछा भी जा चुका है और स्टेटमेंट में भी आ चुका है, ये जो मैं नेक्स्ट स्टेटमेंट लिख रहा हूँ। भले यहाँ पर तापमान ज्यादा है, सर्वाधिक तापमान देखने मिलता है हमें बहिर्मंडल में, परंतु यहाँ पर चूंकि ये एक विरल परत है, विरल लेसर, विरल परत है, जिसके चलते मतलब जो गैसेस भी है ना, बहुत दूर दूर है, आप समझना भाई। वो इफेक्ट जब डालेंगी जब वो गर्म हुई है ना, और आपको फील हो, लेकिन इतनी दूर दूर है, इतनी ज्यादा विरल माध्यम है, लेसर माध्यम है, लेसर मीडियम है कि हमें तापमान होने के बावजूद वो फील नहीं होता है। तो चूंकि ये विरल परत है, जिसके चलते यहाँ अत्यधिक तापमान अत्यधिक तापमान होने पर भी क्या नहीं होता? महसूस नहीं होता, फील नहीं होता, नहीं होता है। यहाँ अगर यदि छुप गया हो तो मैं फिर से बोल रहा हूँ, यहाँ अत्यधिक तापमान होने पर भी महसूस नहीं होता है। उसका कारण क्या है? क्योंकि यहाँ पर ये जो परत है काफी विरल है, लेसर है। ठीक है, तो बस इस एक्सोस्फेयर से, बहिर्मंडल से आपको इतनी ही जानकारी सफिशिएंट है, इससे ज़्यादा जानकारी की ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना? उसके अलावा मैं आपको आज बता दूं, वैसे तो हमने जो भी स्फेयर किए हैं, मंडल किए हैं, उसी के साथ में उनकी विशेषताओं में उसकी इम्पोर्टेंस को भी हमने बता दिया था ना। जैसे फॉर एग्जांपल लास्ट जो हमने आइनोस्फेयर किया था, उसमें ना एक चीज़ और छूटी थी, मतलब छूटी क्या, मतलब बाद में मुझे क्लिक की कि हाँ ये भी चीज़ हो सकती है। जो हमारा आयन मंडल है ना, आयन मंडल है, यहाँ पर ये ना, आप सोचो वो क्या कर रहा था, सूर्य से आने वाली रेडिएशन को आयनाइजेशन हो रहा था वहाँ पर, और वो एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा था और आयोनाइज्ड कर रहा था सारी जगह पर, है ना? तो वो ना कहीं न कहीं जो सूर्य से या सन से जो एक्स रेज़, गामा रेज़ भी आ रही होती हैं ना, उनको भी कैप्चर करता है। वो जो मीडियम है ना पूरा, जो स्फीयर है, आइनोस्फीयर है, वो उसको भी कैप्चर कर लेता है। जो जो हानिकारक किरणें हैं, एक तो यूवी जो हम समताप मंडल में देखते हैं, जो ओजोन लेयर जिससे बचाती है हमें। लेकिन ये जो आयनोस्फेयर है, ये भी ये जो एक्स रेज, गामा रेज जो होती है ना, उनको कैप्चर कर लेता है, एब्जॉर्व करता है और आयनाइजेशन की प्रोसेस में वहीं फंसा लेता है, जो कि हमारी पृथ्वी तक आसानी से नहीं पहुंच पाती हैं और हमें नुकसान कम पहुंचाती हैं, है ना? तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि ये मंडल एक्स रेज, एक्स, हाँ ठीक है, एक्स रेज, गामा रेज को पृथ्वी में आने से रोकती हैं, रोकती हैं, जो कि मनुष्य के लिए हानिकारक होती हैं।
ठीक है, तो ये एक फ़ायदा हमें देखने मिल गया है। इसके अलावा आप देख लीजिए क्षोभमंडल की अगर यदि मैं बात करूँ, वैसे तो हमने ये डिस्कस कर लिया था, लेकिन कुछ चीज़ें जो आप अपनी मेंस के आंसर राइटिंग में लिख सकते हैं, है ना? तो वो भी आप देख लीजिए क्षोभमंडल में। क्षोभमंडल बेसिकली क्या करता है? यहाँ एक अगर यदि मैं इसे एक पॉइंट दे दूँ तो यहाँ हम मोस्टली इफ़ेक्ट देख रहे हैं। मैं फिर से कह रहा हूँ, जब हम इन मंडलों को पढ़ रहे थे वहाँ पर भी चीज़ें डिस्कस की थी, लेकिन वहाँ पर हमने चीज़ों को कनेक्ट करके देखा था। यहाँ पर हम सीधे उसके प्रभाव देख रहे हैं या इफ़ेक्ट देख रहे हैं। क्षोभ मंडल में क्या देखा था कि जो क्षोभ मंडल अगर यदि फॉर एग्ज़ाम्पल क्षोभ मंडल नहीं होता, हमने कहा पृथ्वी पर क्षोभ मंडल या क्या ट्रोपोस्फियर नहीं होता तो क्या होता? अगर यदि क्षोभ मंडल नहीं होता, तो पृथ्वी के द्वारा जो दीर्घ तरंग पार्थिव विकिरण है, पृथ्वी या मैं जी सीधे कह सकता हूँ तो आप समझ गए होंगे, दीर्घ तरंग जो पार्थिव विकिरण है ना, दीर्घ तरंग पार्थिव विकिरण को क्षोभमंडल क्या करता है? क्षोभमंडल अवशोषित करता है ना? ये तो आपको पता ही है, अवशोषित करता है, जिससे क्या होता है? हमारी पृथ्वी का जो तापमान है, वो एवरेज बना रहता है ना? जिससे क्या होता है? ये जो जैविक घटक है ना, जैविक घटक जिसमें हम सभी भी आ जाते हैं, पेड़-पौधे, जीव-जंतु सभी आ जाते हैं उन जैविक घटकों में, है ना? जो छोटे-छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स हैं वो भी आ जाते हैं। जैविक घटकों के उत्पत्ति और विकास हेतु अनुकूल परिस्थिति या सिचुएशंस परिस्थिति उत्पन्न करते हैं। क्लियर है? इसके अलावा अगर यदि मैं आपसे करूँ अगर नहीं होता तो? अगर नहीं होता, अगर यदि क्षोभमंडल नहीं होता तो क्या होता? यहाँ कंडीशन ये बन जाती कि डे के टाइम, दिन के समय जो पृथ्वी का तापमान है वो 100 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता और रात के समय एट नाइट क्या होता? ये -100 डिग्री सेंटीग्रेड चला जाता। मतलब कंडीशन बन जाती इक्विवेलेंट टू इसके चंद्रमा। चंद्रमा में भी नहीं ना वायुमंडल, चंद्रमा की तरह। चंद्रमा की तरह वायुमंडल चंद्रमा की जैसी सिचुएशन बन जाती कि रात के समय एकदम ठंडा हो जाता, तो हम सभी जीवित ही नहीं रह पाते, है ना? तो क्षोभमंडल कितना ज़रूरी है, ये आप समझ गए होंगे। इसके अलावा आप देखेंगे कि ये वही मंडल है जहाँ पर जलवाष्प प्लस धूल कण उपस्थित होते हैं, जो कि कंडीशन बनाते हैं किस चीज़ के लिए? वर्षा के लिए। जब वर्षा होगी, तो वर्षा प्लस या मैं इसे वर्षण कह दूँ, क्योंकि वर्षण जो होता है, उसमें आपका जो ओले होते हैं ना, वो सब आ जाते हैं और वर्षा में पानी की बूँद होती है। वर्षा प्लस आर्द्रता, इनके चलते फिर वही जैविक घटकों की हो सकता है यहाँ फिर से ना दिख रहा हो, तो मैं बता दे रहा हूँ, मैंने लिखा है जैविक घटक और ये पूरा सेम, जैविक घटकों की उत्पत्ति और विकास हेतु अनुकूल परिस्थितियाँ बनाते हैं। लेकिन जो उसकी खासियत है ना क्षोभमंडल की, वर्तमान समय में वही उसके लिए कहीं न कहीं नुकसान भी कर रही है। कैसे? देखिए, क्या हो रहा है, मैं इसको रब कर रहा हूँ, आप नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा पीछे जाकर के ना। मैं यहाँ पर आपको समझा देता हूँ कि किस तरीके से क्षोभमंडल की जो खासियत है, जो उसकी विशेषता है, वो वर्तमान समय में मानवों के द्वारा की जाने वाली गतिविधियों के चलते नुकसान पहुँचा रही है। अब मैंने आपसे क्या कहा कि जो क्षोभमंडल होता है ना? क्षोभमंडल में जो गैसें हैं, भारी गैसें हैं, उसमें से एक कौन-सी थी हमारी? कार्बन डाइऑक्साइड CO2 है ना? कितना था 0.03% था समथिंग उसका परसेंटेज। अब जब पृथ्वी से टकराकर जो वापस दीर्घ तरंग पार्थिव विकिरण जा रहा होता है, ये CO2 उसको क्या कर लेता है? कैप्चर कैप्चर कर रहा है, नॉर्मली कैप्चर कर रहा है, लेकिन मानव के द्वारा जब बहुत ही ज़्यादा प्रदूषणकारी पदार्थों का प्रयोग किया जा रहा है, जो कि इन्हीं गैसों से इन्हीं वायुमंडल में मिलकर जाता है
और वो इस CO2 की जैसे CO2 को कैप्चर करती है, गैसें कैप्चर कर रही हैं, तो तापमान और ज्यादा बढ़ रहा है। क्या हो रहा है? तापमान और ज्यादा बढ़ रहा है, जिसके चलते ही हमको जो वैश्विक तापन है, हम समझते हैं ना, ग्लोबल वार्मिंग, वैश्विक तापन जैसी समस्या देखने मिलती है। क्लियर है? पॉइंट क्लियर है वाला कि किस तरीके से वर्तमान परिदृश्य में मानवों द्वारा की जाने वाली गतिविधियों के चलते प्रदूषणकारी पदार्थों के कारण CO2 उनको कैप्चर कर रही है और वैश्विक तापन में अपना योगदान दे रही है। क्लियर? मैं उम्मीद करता हूँ आपकी सारी चीजें, आपने पॉइंट्स बहुत अच्छे से समझ लिए होंगे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट में, जो कि हमारा समताप मंडल है। वहां पर भी हमने इसे समझ लिया था, है ना? समताप मंडल, इसकी भी हमने कैरेक्टरिस्टिक्स देख ली थी। इसमें मेन क्या है? इसमें है भैया ओजोन परत। ओजोन परत, ये ओजोन परत क्या करती है? सूर्य से आने वाली, सूर्य से आने वाली यूवी, यूवीबी, सॉरी, यूवी अल्ट्रावायलेट बी से पृथ्वी की रक्षा करती है ना, एक सुरक्षा कवच की भांति। साथ ही साथ जिससे क्या हो सकता है, जब ये सुरक्षा की भांति ओजोन परत है समताप मंडल में, जो कि बहुत सारे त्वचा कैंसर एवं आंख संबंधी जो रोग हैं, उनसे, रोगों से, रोगों से बचाती है ना। लेकिन वर्तमान में फिर वही, वर्तमान में क्या हो रहा है? ये तो थी उनकी चीजें जो वो करती हैं, प्रकृति ने हमें दी है। लेकिन मानव, मानव ऐसी गतिविधि कर ही देता है कि नुकसान जो अच्छी चीजें उनको होने लगता है ना। तो जैसे कि वर्तमान में जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैसों का उत्सर्जन हो रहा है, इसका उत्सर्जन एक वहां से भी होता है, पता? जो फॉर्म होता है ना, फॉर्म, स्पंज फॉर्म बनाने की फैक्ट्रीज होती हैं, वहां से भी क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उत्सर्जन काफी हो रहा है, जिसके चलते, जिसके चलते ओजोन का क्या हो रहा है? ओजोन का क्षरण हो रहा है। तो ये बातें थी हमारी, सभी वायुमंडल के जितने भी मंडल थे वो हमने कंप्लीट कर दिए हैं। अब हमें बस एक लास्ट वीडियो में क्या पढ़ना है वो बता दे रहा हूँ। इसका जो रासायनिक संगठन है ना, केमिकल कंपोजिशन के तौर पर जो वर्गीकरण किया गया है, अकॉर्डिंग टू केमिकल कंपोजिशन, वो हमको बस देखना है और हमारा ये जो एटमॉस्फेयर का जो चैप्टर है कंप्लीट हो जाएगा। और उसके बाद वाली नेक्स्ट वीडियो में हम लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर यदि वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो आप इसे ज़रूर से लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए। थैंक यू।